Hello students and welcome back to my accountancy class. Hope you all are fine and safe at your home. तो हमने पिछले वीडियो में हम अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में सीख रहे थे जिसमें हमने 10 ट्रांजैक्शंस देखे थे, ठीक है, और उसको कैसे रिकॉर्ड करते हैं, उसके अकाउंटिंग इक्वेशन पे क्या इफ़ेक्ट होता है, ठीक। फिर उसके बाद हमने कुछ फॉर्मूले देखे थे, ठीक। उन फॉर्मूले से कैसे हम टोटल एसेट्स, प्रॉफिट्स या लाइबिलिटी या कैपिटल कैसे निकालते हैं, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी सॉल्व किए थे। आज हम इस वीडियो में आपकी बुक DK गोयल बुक का चैप्टर नंबर 6 जो कि अकाउंटिंग इक्वेशन है, उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आपका चैप्टर जब ख़त्म होता है तो लास्ट में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं, ये अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस होते हैं, इसे हम आज डिस्कस करेंगे। ओके, तो आज हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, क्या कह रहे हैं। What will be the effect of the following on accounting equation? अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या असर पड़ेगा इन फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस से, ठीक है। तो सबसे पहले इसके लिए आपको कुछ ऐसा फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। सीरियल नंबर एसेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन होती है, ठीक है। अब एक एक करके सारी ट्रांजैक्शंस को हम डिस्कस करेंगे। पहली ट्रांजैक्शन में बोल रहे हैं हरीश स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹1,80,000। हरीश ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया और कैश लेकर आया, कितने का, 1,80,000 का। तो कैश क्या होता है, एसेट होता है। तो हमने यहाँ पे कैश लिखा, कैश कितना लाया, 1,80,000 का कैश लाया। और जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं किसी भी कैश या गुड्स या एसेट से, वो क्या होती है, वो कैपिटल होती है। तो कैपिटल में हम यहाँ पे भी लिख देंगे। तो कैश 1,80,000 और कैपिटल में भी 1,80,000। और अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो दोनों तरफ मैच हो रही है, इधर भी 1,80,000, इधर भी 1,80,000। तो ये वाली इक्वेशन हमारी सही हो गई। ये हो गया फर्स्ट वाला। अब देखिए सेकंड क्या कहता है, परचेज गुड्स फॉर कैश 60,000 एंड ऑन क्रेडिट 30,000। आपने गुड्स परचेज किया, आपने नहीं, हरीश ने गुड्स परचेज किया कैश में 60,000 के और क्रेडिट में 30,000 के, ठीक है। अब इस चीज को आप इसमें देखिएगा, ये हरीश नाम का लड़का अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया 1,80,000 रुपए से, ठीक। तो ये इसकी कैपिटल थी जो कि हमने इसको रिकॉर्ड कर ली। अब इसने क्या किया, परचेज किया, गुड्स परचेज किया, परचेज्ड गुड्स, कैश देकर कितने के गुड्स खरीदे थे इसने, 60,000 के। और क्रेडिट में खरीदा, क्रेडिट मतलब उधार पे खरीदा 30,000 के, ठीक है। अब जिनसे क्रेडिट में हम मतलब उधार पे अगर हम कुछ सामान खरीदते हैं तो उस आदमी को क्या कहते हैं, क्रेडिटर, ठीक। तो ये क्रेडिटर हमारी क्या होते हैं, लाइबिलिटीज होते हैं, ठीक है। आगे बात समझ में। तो कैश से खरीदा गुड्स, ठीक है, गुड्स हमने कैश से खरीदा 60,000 के, तो हमने यहाँ पे माइनस कर दिया कैश से 60,000, क्योंकि जब हम सामान लेकर आएंगे पैसे दिए, हमारे पास से जो पैसे थे 1,80,000 उसमें से माइनस हो गया, पैसे दे दिए ना, हमने खरीद लिया सामान, तो हो गया 60,000 हमने माइनस कर दिया। अब देखिए क्रेडिटर्स जो है हमारे 30,000 रुपीज वाले, ये हमारा लाइबिलिटी है। तो लाइबिलिटी के अंडर हम यहाँ पे लिख देंगे क्रेडिटर्स कितने के थे, 30,000 के, ठीक। तो ये हमारे क्रेडिटर हो गए।
इतना कैश से हमने माइनस कर दिया और ये हमने लाइबिलिटी में रिकॉर्ड कर दिया। फिर अब देखिए टोटल गुड्स कितने खरीदे हैं, मतलब कैश, भले ही वो कैश हो या क्रेडिट हो, टोटल गुड्स कितने आए हमारे पास 90,000 के, इतने कैश में और इतने क्रेडिट में उधार पे। तो मतलब टोटल हमारे पास कितने स्टॉक जमा हो गए 90,000 के। और स्टॉक क्या होता है हमारा, एसेट होता है। तो हम यहाँ पे स्टॉक की हेडिंग लिखेंगे और यहाँ पे लिख देंगे 90,000। ओके, आगे बात समझ में इजी था। अब देखिएगा कि क्या इक्वेशन मैच हो रही है दोनों साइड की। LHS इज इक्वल टू RHS हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए 90,000 माइनस 60,000 कितना होता है 30,000। इधर 30,000 आ रहा है, इधर भी 30,000 है, तो ये आपका मैच हो गया। अब देखिए ये दो जब आपने लिख लिया तो आप ऐसे एक लाइन खींच दीजिए, ठीक है, और यहां पे लिखिए न्यू इक्वेशन। 1,80,000 माइनस 60,000 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1,20,000। हर स्टेप पे आपको न्यू इक्वेशन बनानी पड़ेगी और फिर एंड में आपको एक फाइनल इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो 1,80,000 माइनस 60,000 हो गया 1,20,000। स्टॉक उतने के ही हैं, कुछ चेंजेस नहीं। फिर उसके बाद क्रेडिटर्स हैं हमारे और ये हमारे कैपिटल। तो अगर आप इस इक्वेशन को मैच करेंगे तो दोनों तरफ इक्वल ही आएगा, ठीक है। 1,20,000 प्लस 90,000 करेंगे और 1,80,000 प्लस 30,000 करेंगे तो दोनों साइड इक्वल आना चाहिए, और अगर इक्वल आया है तभी आपकी इक्वेशन सही है। अब नेक्स्ट है थर्ड ट्रांजैक्शन। थर्ड ट्रांजैक्शन में बोल रहे हैं सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹40,000। 40,000 रुपीज़ के आपने गुड्स बेच दिए कैश में और कॉस्ट थी उसकी 24,000 की। अब देखिए आपने सामान बेचा, सोल्ड गुड्स, उसकी कॉस्ट थी 24,000 की और आपने बेच दिया, सेलिंग प्राइस जिसे कहते हैं, सेलिंग प्राइस थी 40,000। आपके गुड्स गए इतने के, 24 के गुड्स आपने बेच दिए, कितने में बेचे 40,000, यानी प्रॉफिट कितना आया होगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितनी थी 40,000। हाँ, तो सेलिंग प्राइस थी आपकी 40,000 की और कॉस्ट प्राइस थी कितनी 24,000। तो आपको प्रॉफिट आ जाएगा 16,000 का, ठीक। तो प्रॉफिट कितने का हुआ 16,000 का। तो प्रॉफिट जो होता है उसको हम कैपिटल में ऐड कर देंगे, है ना। जो भी हमारा नुकसान या फायदा होता है वो हम कैपिटल में करते हैं। और फिर कॉस्ट हमारे कितने के गुड्स गए, कितने कॉस्ट के गुड्स गए 24 के, तो ये स्टॉक में से माइनस हो जाएगा और आपको कैश में कितने का ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा कैश में ऐड 40,000, ठीक है, क्योंकि इतना आपको मिल जाएगा 40,000 रुपीज़, ठीक है। तो इसकी क्या इफेक्ट आएगा देखिए, प्लस 40,000 क्योंकि आपने कैश में अपने गुड्स को बेच दिए। कितने गुड्स बेचे थे 24,000 के गुड्स आपने बेच दिए, तो ये माइनस हो गया। 90,000 था, आपने उसमें 90,000 के गुड्स थे, उसमें से 24 के बेच दिए, चले गए तो माइनस कर दिया हमने। फिर उसके बाद हमारा 16,000 के प्रॉफिट भी तो हुए थे, तो उसको ऐड कर दिया। तो अगर आप इस इक्वेशन को मैच करेंगे तो ये आपका इक्वल आएगा। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट इक्वेशन, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। हमने फर्स्ट कर लिया, सेकंड कर लिया, थर्ड कर लिया। अच्छा, तो जब आपने थर्ड किया तो इसके बाद आपको क्या करना है, एक न्यू इक्वेशन बनानी होगी।
तो 1,20,000 प्लस 40,000 कितना हो जाएगा? 1,60,000। ये आपकी न्यू इक्वेशन हो गई। ठीक, हर ट्रांजैक्शन के बाद आपको एक न्यू इक्वेशन को बनानी पड़ेगी। ठीक है, पूरा नेट इफेक्ट आप निकालते चलो ताकि एंड में आपको प्रॉब्लम ना हो एक साथ सारी चीज़ों को कैलकुलेट करने में। ठीक है, तो 1,20,000 में प्लस कर दिया 40,000 तो 1,60,000 हो गया। फिर उस पर 90,000 माइनस 24,000 ये आ जाएगा आपका 66,000। ये एज इट इज रहेगा, कोई चेंज नहीं। और इसमें क्या हो जाएगा? 16,000 ऐड हो जाएगा और ये आपका बन जाएगा 1,96,000। ओके, इजी था। हाँ, अब आइए हम देखते हैं फोर्थ। रेंट पेड 5,000 एंड रेंट आउटस्टैंडिंग 2,000। अब इसको पहले हम तोड़ तोड़ के देखते हैं। ठीक है, इस ट्रांजैक्शन को हम पहले तोड़ लेते हैं। पहले इतने में रेंट पेड 5,000, हमने क्या किया कि रेंट को पे कर दिया 5,000 में। फोर्थ, रेंट पे किया हमने 5,000 तो हमारा कैश गया 5,000। फिर ये हमारा क्या है? खर्चा है, तो कैपिटल से भी माइनस हो जाएगा 5,000। ये हो गया। अब इसी का हम देखते हैं दूसरा, रेंट आउटस्टैंडिंग 2,000। रेंट आउटस्टैंडिंग है। अब आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है मैंने आपको बता चुका है ऑलरेडी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब बताया था जब बेसिक टर्म्स के बारे में सीख रहे थे। इसका मतलब होता है वो एक्सपेंसेस जो अभी ड्यू है, जो अभी बाकी है, अभी हमने पे नहीं किया है। ठीक है, जो करना था पर अभी हमने किया नहीं है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि ये जो होती हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो होते हैं वो हमारे लाइबिलिटीज होते हैं। ये भी हमने देखा था, पढ़ चुके हैं हम ऑलरेडी। तो लाइबिलिटीज साइड में हम यहाँ पे लिख देंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, और कितने के थे? 2,000 के, तो 2,000 हमने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में लिख दिया। ठीक है, और ये क्या होता है? एक तरीके से खर्चा होता है कि जो हमें पे करना है, और ये कैपिटल में से माइनस कर दिया जाएगा। ठीक, खर्चे को हम खर्चे और मतलब जो नुकसान और जो फायदा या खर्चा या इनकम जो भी हो रहा है उसको हम कैपिटल में से प्लस या माइनस करते रहते हैं। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लाइबिलिटी थी तो हमने उसको एक नया हेड बना दिया, वहां पे लिख दिया और क्या किया? कैपिटल से माइनस कर दिया। तो अगर इसका भी नेट इफेक्ट देखा जाए तो पहले वाले का इधर भी -5 इधर भी -5 इक्वल। इसका दूसरा वाला देखा जाए तो +2,000 -2,000 क्या हो गया? 0। इधर भी 0 इधर भी 0। फिर अब आप इसका न्यू इक्वेशन निकाल लीजिए, क्या आएगा? न्यू इक्वेशन। ओके, तो 1,60,000 माइनस 5,000 ये हो जाएगा आपका 1,55,000 प्लस ये एज इट इज चेंज बिल्कुल नहीं हुआ। फिर उसके बाद यहाँ पे 30,000 एज इट इज प्लस 2,000 माइनस सॉरी इन सबको प्लस, इन दोनों को प्लस करके इससे माइनस करिए। कितना आ रहा है? जल्दी बताइए जल्दी बताइए। यस, 1,89,000। ओके, तो ये हो गई आपकी न्यू इक्वेशन। अब क्या कह रहे हैं? नेक्स्ट हमने फोर्थ भी कर लिया। अब है सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट 50,000 कॉस्टिंग 38,000 रुपीज। आप बेच रहे हो सामान उधार पे। ठीक है, आपने सामान बेचा, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। जिनको हम उधार पे सामान बेचते हैं उसको क्या कहते हैं? डेटर्स कहते हैं। जिनको हम उधार पे सामान बेचते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? डेटर्स कहते हैं।
तो डेटर्स क्या होते हैं, हमारे एसेट्स होते हैं। ठीक, आगे इतना ही बात समझ में। अब देखिए कितने की कॉस्ट वाले गुड्स थे। कॉस्ट थी उस गुड्स की कितनी दी हुई थी, 38,000 कॉस्ट थी। और कितने का बेचा आपने, 50,000 का बेचा आपने। सेलिंग प्राइस है आपकी 50,000। तो सबसे पहले देखिए कि आपके गुड्स कितने के गए, 38,000 के। तो हम क्या करेंगे, अपने स्टॉक में से 38,000 लेस कर देंगे। और ये जो हमने बेचा है 50,000 का, ये क्या चीज़ है, ये डेटर है। अभी हमको इसका पैसा तो मिला नहीं है जो हम इसे कैश में ऐड कर दें, ये डेटर है। तो ये एसेट होते हैं, डेटर्स एसेट। तो यहाँ पे हमने डेटर्स की हेडिंग बना दी और ऐड कर दिया हमने 50,000 रुपीज़। ये हमें बाद में दे देंगे। यहाँ ऐड करने के बजाय हमने यहाँ कर दिया। ठीक, बस फर्क इतना है कि अभी उसको कैश में नहीं मिला है, अभी वो बकाया है। ठीक है, तो इसीलिए हमने इसके हेड में किया। फिर उसके बाद अब अगर आप देखें तो कितने का प्रॉफिट आपने कमा लिया। सेलिंग प्राइस इतना है, कॉस्ट प्राइस इतना है, तो प्रॉफिट कितना हो गया, 50,000 माइनस 38,000 कितना आएगा, 12,000। तो मतलब 12,000 का जो प्रॉफिट है वो क्या है, वो आपके कैपिटल में ऐड हो जाएगा, क्योंकि वो प्रॉफिट है, फ़ायदे की बात है। तो अगर आप इन दोनों को 50,000 माइनस 38,000 करेंगे तो 12,000 ही आएगा। तो दोनों साइड की इक्वेशन मैच हो गई, ये आपकी इक्वेशन सही है। फिर ये 5 वाला था, फिर से आप इसकी न्यू इक्वेशन कैलकुलेट कर लीजिए कितनी आ रही है। तो ये तो एज इट इज रहेगा, 66,000 माइनस 38,000 ये हो जाएगा आपका 28,000 प्लस 50,000 और ये हो जाएगा एज इट इज ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं। और इसमें भी कोई चेंजेस नहीं हुआ। इसमें 1,80,000 प्लस 12,000 कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा 2,01,000। ठीक है, आ गया, इजी है बहुत, है ना। बस आपको ध्यान से सारी चीज़ों को मैच करते हुए चलना है। चलिए अब हम देखते हैं ट्रांजैक्शन नंबर 6, सैलरी पेड इन एडवांस 3,000। आपने सैलरी पे कर दिया अभी से, अभी नहीं पे करना था पर अभी आपने पे कर दिया, सैलरी पेड इन एडवांस। तो हमने देखा था कि एडवांस वाले जो एक्सपेंसेस होते हैं, एडवांस एक्सपेंसेस, वो क्या होते हैं हमारे, प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है। तो और प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं, हमारे एसेट्स होते हैं। ये हम जब बेसिक टर्म सीख रहे थे तो इन सब के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, अगर ना याद हो तो जाके वहाँ से रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारे एसेट होते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, एडवांस में सैलरी पे की है, अपने एम्प्लॉय को या अपने वर्कर को हमने एडवांस में सैलरी पे कर दी है। मतलब अभी नहीं देने का समय था पर हमने दे दिया पहले ही। तो ये एडवांस सैलरी हमारी एसेट होती है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस एसेट होते हैं और हम 6 ऐड कर देंगे, कितने की थी सैलरी, 3,000 रुपीज़ की। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ऐड कर दिया 3,000 रुपीज़। अब देखिए हमने तो ये 3,000 रुपीज़ दे दिया ना, तो हमने कैश में दिया, तो मतलब कि हमारे कैश में से माइनस हो गया। तो हम क्या करेंगे कि कैश वाले में से 3,000 रुपीज़ निकाल देंगे, क्योंकि हमने उसको पे कर दिया।
तो अगर आप इसके इक्वेशन को मैच कराएंगे तो इक्वल आएगा कैसे, 3000 माइनस 3000 जीरो, इधर भी जीरो इधर भी जीरो। ठीक है, तो ये हमारे पूरे ट्रांजैक्शंस कंप्लीट हो गए यहाँ पे। अब आप जो इक्वेशन फाइनल इक्वेशन आएगी वो उसे ऐसे करते हैं, फाइनल इक्वेशन। ठीक है, तो जो फाइनल इक्वेशन आएगी तो वो क्या आएगी, 1,55,000 माइनस 3,000 will give you 1,52,000 plus 28,000 plus 50,000 plus 3,000 equals to 30,000, 2,000 plus 2,01,000। ठीक, तो ये हो गई आपकी इक्वेशन, फाइनल इक्वेशन। फिर आप लास्ट में देख लीजिएगा कि इधर साइड का टोटल और इधर साइड का टोटल इक्वल आना चाहिए। अगर आप इधर को ऐड करोगे तो ये आएगा 2,33,000 और इस साइड का भी आप ऐड करेंगे तो आ जाएगा 2,33,000। देखिए दोनों साइड का इक्वल है, तो मतलब आपका ये क्वेश्चन एकदम सही है। ओके, होप यू हैव अंडरस्टूड how to solve the questions. So in this way you will also solve many questions from your book. Okay, let me give you question for the homework. You will try to solve question number 8 का B. Okay, question number 8 का A, question number 2 का B. Okay, so I am giving you 3 questions for your homework. Kindly solve these questions, and if you find any problem, kindly ask me. Okay, so keep practicing more and more questions. Have a nice day. Thank you, students.